Good morning students. We are studying Chemical Kinetics chapter 4. So far we have discussed all the theory topics. Today we are going to cover only numericals. Okay? क्योंकि अगर आप बैक ईयर से क्वेश्चन पेपर देखें तो सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ही होते हैं, इससे थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, जितने भी आते हैं न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को पहले भी बोल रही थी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आप मॉडर्न एबीसी की बुक से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आप लोगों को। थोड़ा सा मॉडर्न एबीसी की कुछ बुक में जो मेथड है उससे थोड़ा अलग मेथड करेंगे जो आपको बहुत ईजी होगा समझने में। ठीक है, तो वैसे तो सब बच्चों ने थ्योरी क्वेश्चन जितने भी थ्योरी हमने करे हैं उसके नोट्स भेज दिए हैं, पर आपकी क्लास में जो सबसे डिफ़ॉल्टर बच्चा है वो है हर्ष साहू। तो हर्ष, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई पर्सनली थिंक यू डोंट वॉच वीडियो, बट इफ़ यू आर वॉचिंग यू जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हाँ, अगर आप इस तरीके से इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे तो किसको नुकसान होगा। आई एम ऑनेस्ट, ओके। मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, जितना हो सकता है मैं आपसे आपके लिए कर रही हूँ, बट वॉट यू पीपल आर डूइंग। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगी क्या? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क आपको पड़ेगा, आपके करियर को पड़ने वाला है। सो अभी भी टाइम है, जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी जाग जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। आप अपनी बुक लेके बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। और मैं हर एक क्वेश्चन के लिए छोटा छोटा हिंट दूंगी, एग्जैक्टली पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगी, ताकि आप खुद से भी कुछ ट्राई करें, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो खुद से ट्राई नहीं करते, सिर्फ नोट्स को छाप लेते हैं। तो यू शुड ट्राई, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं और ये चैप्टर बहुत ईजी है, छोटा भी है। आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा तो। न्यूमेरिकल सॉल्व करो इसके, ठीक है। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्या है, पढ़ते हैं। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। हमको यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दिया है और उसका रेट इक्वेशन दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है और रेट कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये हम थ्योरी पार्ट में कर चुके हैं, आज इसको न्यूमेरिकल पार्ट में भी करेंगे। तो जो पहला है वो मैं करके आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है। 3NO गिव्स NO2 N2O, सॉरी N2O, ठीक है। 3NO गिव्स N2O। इसका रेट का एक्सप्रेशन गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है KNO ट्वाइस स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, ठीक है, क्योंकि इस पे पावर 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 हियर। सो वो लिख सकते हैं आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अब हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। के लिए हमको उसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं रेट इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, के, ठीक। हमको के का डायमेंशन निकालना है तो के के फॉर्म में लिख लो, रेट डिवाइड बाय NO स्क्वायर, ठीक है। अब रेट का डायमेंशन क्या होता है? रेट का डायमेंशन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये आपको याद होना चाहिए कि रेट की जो यूनिट है इट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ दी यूनिट फॉर रेट। अब ये क्या है? दिस इज़ दी कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। सो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। अब इसका क्या है? स्क्वायर है। समझ में आया ना? रेट का डायमेंशन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये है दिस इज़ दी कंसंट्रेशन। NO का कंसंट्रेशन, ये जो बिग ब्रैकेट है ये बता रहा है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब इसका स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिखना है। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत इजी है। ये क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर और लीटर -2। अब ये सारे जितने भी जो पावर है ये ऊपर चले जाएंगे। सो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल, देखो यहाँ पर मोल की पावर 1 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा। सो ये होगा 1 - 2। यहाँ लीटर -1 है और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2। सो लीटर -1
+2 और सेकेंड इनवर्स, तो ये हो गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सो कैसे लिखेंगे, लीटर मोल सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट डायमेंशंस या फिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। क्लियर हुआ? तो आपको ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी बनाने हैं। आपको के लिए फॉर्मूला लिखना है, जो भी आपका गिवन है उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे के लिए। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये सबके लिए कॉमन ही रहेगा, रेट की यूनिट यही होगी और कंसंट्रेशन की यूनिट यही होगी। अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन आपके लिए हर एक की की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए दिस इज द वैल्यू फॉर यूनिट फॉर के। ठीक है, तो इस तरीके के बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं उसको आप कंप्लीट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2। चलो 4.2 करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स A to B। ठीक है, सो रिएक्शन हमको गिवन है 2A + B गिव्स A to B। ठीक है, द रेट, इसमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है, रेट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, रेट इज इक्वल टू दिया है के ए बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, ये गिवन है आपको। उसके बाद दिया है विथ के इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻6 मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड। ठीक है, सो के की वैल्यू लिख दो। ठीक है, ये गिवन है आपको। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, हमको क्या निकालना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.2 मोल पर लीटर। तो पहला काम क्या करना है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। गिवन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.1 मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन ऑफ बी है 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, ये गिवन है आपको। तो सबसे पहले आप इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दो। सो आर इनिशियल निकालते हैं हम लोग, रेट इनिशियल लिख देती हूँ मैं इसको, रेट इनिशियल। ठीक है, तो कहाँ से निकलेगा रेट इनिशियल, इस वाले फॉर्मूले से। तो निकाल लो इनिशियल, के कितना है, यहाँ सीधा वैल्यू पुट करो, पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, के कितना है 2 × 10⁻⁻6। अच्छा, इसमें साथ में ये ना यूनिट भी लिखते जाना, क्योंकि फाइनली हमको क्या निकालना है, इस रेट की यूनिट भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो रेट की यूनिट पता ही होगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड ही होती है। सो दिस इज के। ए की वैल्यू क्या है 0.1, बी कितना है 0.2, अब इसका स्क्वायर है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो 0 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल 0.008 10⁻⁻6। ठीक है, 0.008। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये डेसिमल है, डेसिमल को मैंने 3 पीछे कर दिया तो यहाँ -3 और ऐड हो जाएगा, सो 10⁻⁹ तो हमेशा आंसर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अगला पार्ट क्या बोलता है इसी क्वेश्चन का, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। ठीक है, एक रिड्यूस हो गया। अब रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होगा, ये जो वैल्यू है ए का कंसंट्रेशन है पहले 0.1 था, वो कितना हो गया है 0.06। समझ रहे हैं क्वेश्चन? पहले हमने क्या निकाला, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की एट इक्वल्स टू 0 पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, जब ए का कंसंट्रेशन इतना था, बी का कंसंट्रेशन इतना था। अब समय के साथ क्या होगा, ए का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा। तो आप देखो पहले इसका कंसंट्रेशन 0.1 था, इसका कंसंट्रेशन 0.2 था। ठीक है,
अब समय के साथ क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन 0.06 हो गया, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस टू 0.06। सो ए का कंसंट्रेशन पहले 0.1 था, अब 0.06 हो गया। तो ऑब्वियसली बी का भी कंसंट्रेशन कुछ तो कम हुआ होगा, है ना, हुआ होगा कि नहीं। अब कितना कम हुआ होगा हम लोगों को ये देखना है। सो पहले ये देखते हैं कि अगर ये 0.1 था और अब 0.06 बचा है तो कितना कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो रिएक्ट हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ ए इज रिएक्टेड, ठीक है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड कितना होगा, कितना रिएक्ट किया होगा, 0.1 पहले था और अब हमारे पास सिर्फ 0.06 बचा, तो टोटल कितना रिएक्ट हुआ है अभी तक, ए का 0.04 मोल पर लीटर जो है वो हुआ है, रिएक्ट हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे कि तुम्हारे पास 10 चॉकलेट थे, ठीक है, अब सिर्फ 6 चॉकलेट बचे हैं, क्लियर हुआ। आपके पास पहले 10 चॉकलेट थे और अब सिर्फ 6 बचे हैं, तो कितने कंज्यूम किए आपने, 4, है ना। वही यहाँ पर भी है, पहले ए का 0.1 मोल कंसंट्रेशन था, अब उसका कंसंट्रेशन 0.06 हो चुका है, तो कितना रिएक्ट हो चुका है, कितना रिएक्ट हो चुका है अभी 0.04, ठीक है। इतना जो है ए जो है कंज्यूम हो चुका है ना, 0.04 मोल पर लीटर ए जो है कंज्यूम हो चुका है और इतना बचा हुआ है। तो बी का कितना कंज्यूम हुआ होगा, तो आप देखो जब इसके 2 मोल पर लीटर कंज्यूम होते हैं तो इसका सिर्फ 1 कंज्यूम होता है कि नहीं। अगर इसका 2 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका सिर्फ 1 मोल कंज्यूम होता है, मतलब आधा कंज्यूम होता है। समझ रहे हैं, यहाँ से यहाँ रिलेशनशिप से दिख रहा है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट आप देख के बता सकते हैं इसका, कि अगर इसका 2 मोल है तो इसका सिर्फ 1 ही मोल यूज़ होता है ना। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, अगर इसका 2 मोल लेते हैं तो इसका हमको 1 ही मोल चाहिए। यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, 0.04, तो इसका ए का कितना है हमारे पास, 0.04, तो बी का कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, है ना। यहाँ से रिलेशन से पता चल रहा है कि अगर ये 2 मोल है तो ये 1 मोल चाहिए रहेगा, ये 4 मोल है तो ये 2 मोल चाहिए रहेगा, है ना। यहाँ से रिलेशन से पता चल रहा है। सो कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड यहाँ से निकाल सकते हो, कितना बी रिएक्ट होगा, ए जितना भी रिएक्ट हुआ है उसका हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है इतना बी रिएक्ट हुआ है, ठीक है। हमारे पास 0.2 मोल पर लीटर बी था कंसंट्रेशन, और पर अब उसका कंसंट्रेशन कितना रिएक्ट हो चुका है, 0.02, तो कितना बच गया है, कितना बी बच गया है। सो इसको लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी अवेलेबल, ये बच गया है हमारे पास 0.2 था, इतना कंज्यूम हो चुका है, तो कितना बचा है, 0.18 मोल पर लीटर। समझ में आ रहा है ना। आप देखो मैंने ये वाला पॉइंट समझ में आया कि पहले जो है ए का कंसंट्रेशन 0.1 था, अब कितना हो गया, 0.06, तो कितना ए कितना कंज्यूम हो गया, इन दोनों को माइनस कर दो तो हमको पता चल जाएगा कि इतना कंज्यूम हो चुका है ए का अमाउंट, ठीक है। अगर ए इतना कंज्यूम हुआ तो बी कितना कंज्यूम होगा, उसका आधा, यहाँ से इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है। तो हमने लिखा कि कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेड, सो इतना बी जो है रिएक्ट कर चुका है, तो कितना बी बचा हुआ है, समझ रहे हैं, इतना रिएक्ट कर चुका है तो बी कितना बचा होगा, इतने में से इतना रिएक्ट हो चुका है तो बी कितना बचेगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास अभी बी का इतना कंसंट्रेशन बचा है और ए का इतना कंसंट्रेशन बचा है, ठीक है। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, क्लियर हुआ। सो अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो, ठीक। सो के तो वही रहेगा 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि रेट कांस्टेंट की फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना। तो के की वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू चेंज हुई, कितना हुआ 0.06, बी कितना हुआ 0.18 स्क्वायर। इसको सबको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पर आंसर आता है। सो इन सबको मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 3.89 इंटू 10⁻⁹, 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर,
ठीक है, तो समझ में आया। फाइनल हमने ये, जब ए का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.06 हो जाता है, उस केस में रेट ऑफ कंसंट्रेशन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 3.89 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो क्लियर हुआ इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले तो हमको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो भी कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी का, हमने वो रख दिया। ठीक है, समझ में आया। इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, ए और बी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो वाली वैल्यू रखी। उसके बाद बोलता है अगर ए का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया है, 0.1 से 0.06 हो गया है, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, यही पूछा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। सो ए का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.06 हो चुका है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ बी रिएक्ट हो चुका है, इन दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, अब कितना बी कितना रिएक्ट किया ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए खत्म हुआ तो बी भी कुछ तो खत्म हुआ होगा, वो भी तो कुछ कंज्यूम हुआ होगा। सो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके रिलेशनशिप का हेल्प लिया। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अगर ये 2 मोल लगता है तो ये 1 मोल, मतलब दोनों का, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि अगर ये 2 है तो ये 1 है, मतलब आधा, है ना। सो बी का कितना रिएक्ट करेगा, 0.04 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.02 मोल पर लीटर। इतना बी रिएक्ट हुआ है, तो कितना बचा है, इतना था, इतना रिएक्ट हो गया, तो कितना बचा, दोनों को माइनस कर दो। तो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इस कंसंट्रेशन का यूज़ करके। तो हमको पता चल जाएगा कि रेट ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है विच इज़ अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले अमोनिया के डिकम्पोजिशन का हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सो अमोनिया डिकम्पोज होके क्या देगी, N2 और H2। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। अब इसको हम लोग बैलेंस्ड बनाएंगे। सो 2NH3 3H2O। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अब ये कैसा है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। वॉट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है N2 और H2 का। इफ़ K इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये K का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो गिवन है हमको K मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हमको K की वैल्यू गिवन है। हमको निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। क्या होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, N2 होता है D कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई dt, और H2 का फॉर्मेशन क्या होगा, DH2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K NH3 ऐसा होगा। अब क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर क्या होगा, 0। सो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K, मतलब मेरे पास रेट की वैल्यू निकल गई। कितनी हुई रेट की वैल्यू, 2.5 इंटू 10⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वैल्यू फॉर रेट। सो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगी रेट के लिए। सो रेट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू होता है -1/2 है ना, ये वाला रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, इज इक्वल्स टू dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt, है ना। ये रिएक्शन मैं पहले बता चुकी हूँ, रेट इक्वेशन लिखना, ये हम पहले भी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। सो रेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो ये रिएक्टेंट है उसका माइनस लगता है ना, जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसका हम क्या लेते हैं, माइनस। सो DNH3/dt, और जो कोफिशिएंट है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको डिवाइड में लेते हैं, 1/2 लेते हैं ना। जहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको 1 डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेते हैं। रिएक्टेंट को माइनस में लेते हैं और प्रोडक्ट साइड को हम पॉजिटिव में लेते हैं। सो ये हमको रिएक्शन, ये वाला इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होता है,
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, क्या फॉर्मूला होगा उसका, ये होता है dN2/dt। दिस इज द फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन dN2/dt किसके इक्वल है, यहाँ पर देखो, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इट इज इक्वल्स टू रेट विच इज नथिंग बट रेट। सो रेट हमने निकाल लिया, रेट कितना है 2.5 × 10⁻⁻⁴। सो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसका रेट का जो यूनिट होगा इसका, इट इज़ मोल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। दिस इज द मोल पर लीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं आप, ठीक। इसको इस तरीके से, ये मोलर है, इसको मोल पर लीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। फिर क्या पूछता है हमको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालना है। क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 होता है dH2/dt, ठीक है, dH2/dt होता है। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, रिलेशनशिप रेट इज इक्वल्स टू, हमको यहाँ से रिलेशनशिप मिला है रेट इज इक्वल्स टू 1/3 dH2/dt, ये हमको रिलेशनशिप मिला है। हमको क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × रेट करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। यहाँ से 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो 3 × रेट इज इक्वल्स टू dH2/dt। हमको ये निकालना है dH2/dt, तो वो कितना हो जाएगा, 3 × रेट। सो 3 × रेट कितना है, 2.5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो 25 × 3 होता है 75, तो ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल जल्दी समझ में नहीं आता। अंशिका, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इसको, है ना। आपको न्यूमेरिकल समझने में बहुत परेशानी होती है और एग्ज़ाम में आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट ही नहीं करते हो। 11th के एग्ज़ाम में जब भी न्यूमेरिकल आया आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, अटैम्प्ट किया है तो आधा अधूरा किया है। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, 90% चांस ये है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स के भी आ सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ये रेट रिएक्शन तो लिखना बहुत इजी है, इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी फंडा क्लियर है तो आप बना सकते हैं, बट ध्यान देना और ध्यान से सुनना और देखना और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है ना। आप कोशिश ही नहीं करते हैं, पहले ही हाथ खड़े कर देते हैं, तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर आप ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। कोशिश करो, जब तक नहीं बनता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये मुझसे कैसे नहीं बनेगा, अगर ये बात एक बार मन में ठान ली ना तो दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हैं आप लोग, पर पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। सो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। मन से हार गया तो ज़िंदगी में हार ही गया, फिर तो कभी कोई नहीं जीता सकता आपको। सो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, आपको ध्यान से देख के समझना बस है। ये रेट इक्वेशन निकालना हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, अगर आप याद भूल गए होंगे तो वीडियो नंबर 1 देख लो। वीडियो नंबर 1 में मैंने पूरा बताया कि रेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, वो मैंने वीडियो नंबर 1 में पूरा बताया हुआ है। तो अगर यहाँ पर समझ नहीं आया तो वीडियो नंबर 1 फिर से देख लो, ठीक है। सो दिस इज़ द, ये रेट एक्सप्रेशन है। पहले ही बताया कि रेट के 2 टाइप से लिख सकते हैं, एक तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो ऑर्डर है उसकी पावर लगाते हैं। तो ऑर्डर 0 ऑर्डर था ये रिएक्शन, तो मैंने रेट ऑफ क्या लिखा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा और 0 ऑर्डर का 0 लगा दिया। तो किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो रेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया K की वैल्यू गिवन है, वहाँ से मुझे रेट मिल गया। अब मैं रेट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है -½ यहाँ से देखेंगे माइनस, जो रिएक्टेंट है उसके लिए हम क्या लगाते हैं माइनस साइन, जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमेशा क्या रहता है प्लस रहता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक रिलेशनशिप मिल गया। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होगा dN2/dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा dH2/dt। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करते हैं, याद रखना। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो हम उस केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लेंगे।
बार बार बताने के बाद भी आपके 10 में से 5 बच्चे ये गलती ज़रूर करेंगे, हमको पता है। फिर भी से बोल रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन जब लिखते हैं तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, जब रिएक्शन का रेट लिखेंगे, उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर करते हैं। जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालते हैं, उस केस में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसिडर नहीं करते। समझ में आया? अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, -d कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। तो इस केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लूंगी मैं। दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड दिस इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। समझ में आया? सो ये जो चीज़ें हैं इसको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यहीं पर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे क्वेश्चन बनाना ईजी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 4.4 है, आप खुद से कर लेना, बहुत इजी है। 4.5 बता चुके हैं, थ्योरी क्वेश्चन है। 4.6 करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन 4.6। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। कैसा रिएक्शन है वो? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड रिड्यूस टू हाफ। किसी भी अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये निकालना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखो क्या लिखा है। एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पे। तो सपोज हम ले लेते हैं लेट द concentration of reactant B A। हमने क्या ले लिया? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A ले लिया है। ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू K इंटू, ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर, तो A² हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सब? क्यों A² हुआ? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उस पर स्क्वायर। तो दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। ठीक है, अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि जो पहला पार्ट है वो बोलता है अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। तो सपोज रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को हम इस तरीके से शो करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ R से। सो हम क्या कर रहे हैं? रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको क्या किए हैं? डबल कर दिए। तो पहले A था, अब कितना हो गया है? 2A हो गया है। सो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू दिस, R की जगह रखो ये, तो ये हो जाएगा 4KA² इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसको लिखूँ R तो 4 इंटू R हो गया। ये समझ में आया? मैंने इस एक्सप्रेशन को नाम दिया R, रेट। ठीक है, सो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 इंटू R। मतलब जो नया रेट है, ठीक है, न्यू रेट इज कितना होगा? 4 टाइम्स दी प्रीवियस वन। यहाँ से क्लियर हुआ? समझ में आया क्या किए? रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या कर दिया? सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर दिया हमने? डबल। ठीक है, क्या बोल रहा है? रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर देते हैं। सो यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। सो रिएक्टेंट, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K इंटू क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंटू स्क्वायर। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 2A, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और A का A² हो जाएगा। सो 4 और KA² क्या है? KA² नथिंग बटा जो पहले केस में R था, ठीक है, वो है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स दी ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज दी ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से पता चलता है कि देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो क्या पता चला? अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं,
किसके कंसंट्रेशन को? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है? रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की, ठीक है। अब दूसरा बोलता है अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो हाफ हो जाता है, ठीक है। अगर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज़ रिड्यूस टू हाफ, A/2 हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? सो रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? K इंटू आर स्क्वायर, यहाँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए आर स्क्वायर लगा रही हूँ, आर की जगह क्या रखूँ? A/2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 KA स्क्वायर 1/4, दिस इज़ नथिंग बट आर, है ना, दिस इज नथिंग बट आर। सो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इट इज़ रिड्यूस टू 1/4, ठीक है। सो अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ कर, आप पूरा लिखना है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ the rate of reaction will be reduced to 1/4 times. So therefore the rate of reaction will be reduced to 1/4. समझ में आया? तो देखो कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फ़र्क पड़ रहा है आप देख सकते हो। कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जा रहा है, जबकि कंसंट्रेशन को हाफ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 टाइम्स, मतलब बहुत स्लो हो गया है रिएक्शन। जो पहले हो रहा था उसका 1/4 टाइम्स, 1/4 कम हो गया है। सो दिस इज़ दी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन दी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में किस तरीके से कंसंट्रेशन का फ़र्क पड़ रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, वो इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो रहा है। समझ में आया? ओके, इजी था? ओके, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। मैं 4.9 ही बता रही हूँ, 4.8 आप होमवर्क कर लेना, 4.9 बताते हैं। अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B, ठीक है। एक कोई रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट है A और B, A के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, तो हमको क्या लिखना है? सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B 3 टाइम्स। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ B, है ना, B के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाउ इज़ द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। अगर हम A और B के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 4.9 कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है फॉर रेट, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा? माइनस dR/dt, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं माइनस dR/dt, तो क्या होगा? K कांस्टेंट, A के रिस्पेक्ट में क्या है? बोलता है फर्स्ट ऑर्डर, और B के रिस्पेक्ट में क्या है? सेकेंड ऑर्डर। सो दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। डिफरेंशियल मतलब होता है माइनस dR/dt, क्योंकि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में इसलिए माइनस होगा, है ना। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं तो वो माइनस होता है, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो वो प्लस होता है ना, ये पढ़े हैं हम पहले भी। सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा माइनस dR/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ A के रिस्पेक्ट में कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर, और B के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर। सो दिस विल बी द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। अगला जो पोर्शन है वो बोलता है कि अगर हम B के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो क्या होगा, ठीक है। सो इफ द concentration of B is increased 3 times तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो, इंक्रीज कर दो रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले B था, अब कितना हो जाएगा? 3B। सो 3 3 9 KA B²।
तो देखो क्या इफेक्ट पड़ा है रेट ऑफ रिएक्शन पे। पहले इतना रेट ऑफ रिएक्शन था, अब इतना हो चुका है। तो आप दोनों को कंपेयर करो और देखो कि क्या हो गया है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ 9 टाइम्स मोर, इससे 9 गुना ज़्यादा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इट इज़ इंक्रीज्ड। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ गया है, 9 गुना बढ़ गया है। अब अगला बोलता है अब कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। ठीक है, इसका जो सी पार्ट है बोलता है इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल, तो क्या फ़र्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, जब भी हम बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं इट शोज दी कंसंट्रेशन। ठीक है, सो इट इज़ शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिस वन इज कंसंट्रेशन ऑफ बी, दोनों को डबल कर देते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी के 2A 2B। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 2 ज़ार 4 इंटू 2 8 8A B स्क्वायर। तो देखो जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन था उसका कितना हो गया है, 8 टाइम्स हो गया। तो नाउ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स मोर। सो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। सो रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है ना। कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे सो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाता है। तो है ना, ये बहुत ईजी है। इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं एग्ज़ाम में भी, कोई टफ नहीं आने हैं। ठीक, सो ये आपकी बुक का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो है मैं बाहर से करा रही हूँ, जो मॉडर्न EBC से, उस टाइप के क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में बहुत आए हैं, इसे कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन वैसे करते हैं, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखेगा। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% decomposition. Calculate the time when 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी completed. ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विच टेक 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, 25% डिकम्पोज हो जाता है। और कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप क्वेश्चन ज़रूर लिखना। सो रेट ऑफ रिएक्शन 20 मिनट्स में 25% डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। हमको वो टाइम फाइंड करना है जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमको पता है कि 25% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको पता है K इक्वल्स टू क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाई T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई उस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी पढ़े हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A एट दैट मोमेंट। ठीक है, T पे कितना कंसंट्रेशन है, तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। अब हमको पता है टाइम T कितना है, 20 मिनट्स। ठीक है, टाइम T है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में जो है कंसंट्रेशन 25% कंप्लीट हो जाता है, जो रिएक्शन है वो 25% कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बाय द वे 100 है, ठीक है, 100 मोल पर लीटर है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 100 मोल पर लीटर। सो एट T इक्वल्स टू 20 मिनट्स पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 25% कंप्लीट हुआ है, मतलब 100 माइनस 25 75। 25% कंप्लीट हुआ है ना, मतलब 25% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस 25, समझ रहे हैं ना। 25% जो है कंप्लीट हुआ है रिएक्शन, है ना। ओके, रिएक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो 25% है, तो 25% ख़त्म हो चुका है, तो बचेगा कितना, 100 माइनस 25। इनिशियल था 100, तो बचा कितना, 75। ठीक, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो K की वैल्यू आ जाएगी। T है 20 मिनट्स लॉग 100 डिवाइड बाई 75। ठीक है, इसको सॉल्व करो,
ठीक है। एग्ज़ाम जब में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, तो log 4 और log 3 की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। ठीक है, अगर log 4 log 3 की गिवन है तो ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। सो k = 2.303 डिवाइड बाई 20, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, log 4 माइनस log 3। ठीक है, सो एग्ज़ाम में log 4 और log 3 की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, उससे आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1249। अब इसको टोटल को आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है 0.0144 मिनट इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k की यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। जो भी टाइम है, हमने यहाँ पर टाइम क्या लिया है, मिनट में, सो मिनट इनवर्स हो गया, तो ये k की वैल्यू निकल गई। ठीक, उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। हमको वो टाइम कैलकुलेट करना है जब जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो गया है। सो इन सेकेंड केस, इफ़ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100 है, सो एट टाइम t पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, 75% कंप्लीट हो चुका है। सो बचा कितना है, 100 माइनस 75 = 25। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, टाइम t, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम यही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, k = 2.303 बाई t इंटू log A0/A। ठीक है, तो यहाँ पर k हमने निकाल लिया है। ठीक है, t हमको निकालना है, a हमको पता है, A0 100 है, a है 25। यहाँ वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 25। log 4 की वैल्यू गिवन रहेगी आपको एग्जाम में, तो वहाँ से पता चल जाएगा t कितना हो जाएगा, 2.303 बाई k इंटू log 4 होता है 2 इंटू 0.3010 0.602। दिस इज द वैल्यू फॉर log 4। ठीक है, 0। तो अब यहाँ से k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, k की वैल्यू रखो और फिर t की वैल्यू फाइंड कर दो। t आता है यहाँ पर 96.3 मिनट। तो दिस इज आंसर है कि जो रिएक्शन है वो 75% कब कंप्लीट होगा, कितने समय में होगा, 96.3 मिनट में जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाएगा। तो जहाँ भी ऐसे परसेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, 25%, 75%, तो आप क्या करोगे, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ले लेना, इजी बनेगा इससे क्वेश्चन। इनिशियल कंसंट्रेशन को आप 100 ले लेना और जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उसको माइनस कर देना, तो उससे हमको कंसंट्रेशन एट टाइम t निकल जाएगा और फिर क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, परसेंट वाला। 25% कंप्लीट हुआ है तो क्या होगा, 100%, 99% कंप्लीट हुआ है तो क्या होगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी है, मैं आपको एज अ होमवर्क दे दूँगी वो क्वेश्चन भी। ठीक है, 4.18 जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस। उसमें 99% और 90% की बात हो रही है, यहाँ पर 25% और 75% की बात हुई है। ठीक है, तो समझ में आया। दिस इज़ द रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। यहाँ से हमने k निकाला है ना, जो पहला कंडीशन गिवन था, पहला कंडीशन क्या था कि 20 मिनट्स में रिएक्शन 25% कंप्लीट हो जाता है, यही था, 20 मिनट्स में 25% कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली। फिर सेकेंड केस में हमने t की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमको पता करना था कि रिएक्शन 75% कंप्लीट होने में कितना समय लगाएगा, तो वहाँ से हमने t निकाल लिया 96.3 मिनट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 4.18 आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी बुक का है 4.19। मैं रीड कर रही हूँ। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विच टेक 40 मिनट्स फॉर 30% डीकम्पोजिशन। 30% डीकम्पोज होने में उसको कितना टाइम लगता है, 40 मिनट्स लगता है। कैलकुलेट टी हाफ लाइफ आपको निकालना है। कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K कितना होता है 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन एट T टाइम। ठीक है, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 है। ओके, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है रिएक्शन 30% कंप्लीट हुआ है। सो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 ये हो जाएगा 70। टाइम T कितना दिया हुआ है, कितने मिनट में कंप्लीट होता है 40 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, इस पूरे वैल्यू को आप पुट करोगे तो हमको मिल जाएगा K की वैल्यू अगर मिल गई तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे T हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ 0.693 डिवाइड बाई K। दिस इज दी T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे K की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, और हाफ लाइफ की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो जब भी परसेंट आए ना आप इसी तरीके के सॉल्व करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 रख लेना, जो परसेंटेज दिया उसको 100 से माइनस कर देना। ठीक है, तो आपका निकल जाएगा T हाफ, और ये मिनट में निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम टाइम या मिनट में लिख रहे हैं, तो यूनिट्स का खास ध्यान रखेंगे कि हम टाइम किस पे रखे हैं, मिनट पे, सेकंड पे, आवर पे, क्या टाइम में रखे हैं उसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया T हाफ की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना 4.11, 4.12, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं। 4.10 ये भी क्वेश्चन मैंने एक करवाया है आपको। ठीक है, सो उसी टाइप का बनेगा ये, जिसमें हम दो तीन इक्वेशन निकालते थे, फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो 4.10, 4.11, 4.12 आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशंस हैं रिएक्शन से आप खुद से करिए, और कोई डाउट होता है तो बताइए, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। तो अगर आपके पास ये मॉडर्न ABC है ना, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं उसमें लिखा रहता है कि इस साल में ये क्वेश्चन आया, इस साल में ये क्वेश्चन आया। वो सारे क्वेश्चन को बना के ट्राई करते रहिए आप, है ना। वैसे तो आप लोग करते नहीं हैं, फिर भी से मेरा तो काम है बोलना, है ना, आपको सजेशन देना मेरा काम है, तो मैं बोलूँगी ही कि जितने भी पिछले साल या उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए हुए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करो, वही हो सकता है उसी से। ठीक है, करने से ही होगा। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दे दूँगी, आप उसको घर में सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।